हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर 13। जयपुर फुट के जनक कौन थे? पीके सेठी, पीके अग्रवाल, डॉक्टर अशोक या वीसी राय। तो इसका आंसर क्या होगा? जयपुर फुट के जनक थे पीके सेठी साहब, यानी प्रमोद करण सेठी साहब। इन्होंने दुनिया के सबसे सस्ता नकली पेड़ लगाया और जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं उनकी जिंदगी को आसान बनाने का कार्य किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीके सेठी है, वो जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना दुर्सा आढ़ा जी की नहीं है? किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दूहा, वीरमायन या विरुद्ध छैतरी। तो इसका आंसर क्या होगा? जो वीरमायन है वो दुर्सा आढ़ा जी की नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य हो गया किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दूहा और विरुद्ध छैतरी। किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दूहा और विरुद्ध छैतरी, ये तीनों तो दुर्सा आढ़ा जी ने लिखी है, लेकिन जो वीरमायन है वो किसने लिखी है? तो वीरमायन लिखी है भैया बादर ने। ठीक है, तो बादर साहब है, इन्होंने वीरमायन नाम की किताब लिखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भुआसा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पन्नाधाय, बठियाणी रानी, उमा दे या फिर रानी कर्मावती। तो भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है बठियाणी रानी, यानी जो बठियाणी रानी जी है ये भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो जो जसोल नाम की जगह है जहाँ से जसवंत सिंह जी भी आते हैं, जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, और वहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने वहाँ बठियाणी रानी जी का चबूतरा है वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवा दिया है। और वर्तमान जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ के भक्तगण है और जसोल के आसपास के जो भक्तगण हैं और पूरे देश दुनिया से जो भक्तगण हैं वो अपने वहां पे आते हैं, जसोल में आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? यानी जो बुक है बातारी फुलवारी, इसके कितने खंड है? 2 है, 11 है, 13 है या 15 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बातारी फुलवारी है, इसके 13 खंड है। अच्छा, इसकी रचना किसने करी? तो विजय दान देता साहब ने। किसने? विजय दान देता ने रचना करी। और इन्होंने एक दुविधा किताब भी लिखी है और चौधरायन की चतुराई भी लिखी है। जो मूवी बनी है विजय दान देता की जो दुविधा किताब है उस पर बनी है। और बातारी फुलवारी के कितने खंड है? तो इसके 13 खंड है। पहली मूवी बनी है ना, वो इनकी दुविधा नाम की जो रचना है उस पर बनी है, सॉरी। आगे चलते हैं। भवाई नृत्य किस संभाग का प्रमुख नृत्य है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जिसने भी उदयपुर आंसर लगाया है भवाई नृत्य के लिए उसका आंसर राइट है। और भवाई नृत्य से प्रमुख जो नृत्यकार है या कलाकार है, एक तो रूप सिंह जी शेखावत साहब हो गए, एक दयाराम जी हो गए, एक तारा शर्मा जी हो गए। ये भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। मेरे जिन भी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लगातार जुड़े रहो। अन्यथा आपके स्क्रॉल डाउन करते हो, कई बार हमारा वीडियो आपके सामने आता है, कई बार नहीं आता है, तो आप उसको देख नहीं पाते हो। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हमारा वीडियो आपको प्रायिकता से दिखाया जाएगा, पहले दिखाया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरुषों की टोली द्वारा गाए जाने वाले रशिया और होरी लोकगीत कब देखने को मिलते हैं? गणगौर, होली, दशहरे या तीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पुरुषों के द्वारा टोली बनाई जाती है और रशिया और होरी लोकगीत गाए जाते हैं। तो इस प्रकार के गीत कब गाए जाते हैं? तो होली के अवसर पर इस प्रकार से टोली बना के गीत गाए जाते हैं, जब चंग वगैरह बजाया जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो रशिया और होरी लोकगीत है वो होली के अवसर पर गाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का। तो कटारगढ़ है वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कौन से दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। और इसके कितने दरवाजे हैं? तो देखो, कुंभलगढ़ जो अपना फोर्ट है उसके 7 दरवाजे, बड़े दरवाजे हैं। इसमें सबसे बड़ा दरवाजा है रामपोल। रामपोल है ना, वो कुंभलगढ़ का सबसे बड़ा दरवाजा है। और इसके अलावा कौन कौन से दरवाजे हैं? हनुमान पोल एक अपना दरवाजा उसमें, उसके अलावा हल्ला पोल है, रामपोल हो गया, पाघरा पोल हो गया, नींबू पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, तोपखाना पोल हो गया। ये सारे दरवाजे हैं वो अपने कुंभलगढ़ फोर्ट के। तो इस प्रकार से जो आरपीएससी है अपना बोर्ड, आरएमएसएसबी बोर्ड है, ये अक्सर इस प्रकार से 3-4 दरवाजों के नाम दे देगा और पूछेगा ये इनका संबंध कौन से किले से है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हल्ला पोल, रामपोल, पागरा पोल और नींबू पोल देके पूछेगा कि इनका संबंध कौन से किले से है। तो हमारा उत्तर होगा कुंभलगढ़ किला। तो जिसने भी इसका उत्तर कुंभलगढ़ बताया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्षद माता मंदिर कहाँ पे है? आबानेरी में, पुष्कर में, सालासर में या माउंट आबू में। तो अपना हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा में है। कहाँ पे है? आबानेरी दौसा में है हर्षद माता का मंदिर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सांझी का संबंध किस देवी से है? सीता माता से, लक्ष्मी जी से, सरस्वती जी से या पार्वती माता से? तो देखो सांझी माता का संबंध है वो अपने पार्वती माता से। किससे है? पार्वती माता से संबंध है सांझी माता का। जिसने भी पार्वती माता उत्तर बताया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ राजपूत पेंटिंग, इसके लेखक कौन है? हाईवेल, आनंद कुमार जी स्वामी, W.S. ब्राउन या किलपेट्रिक? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो आनंद कुमार स्वामी जी है इन्होंने किताब लिखी है राजपूत पेंटिंग या राजपूताना पेंटिंग्स। और ये किताब लिखी कब? इन्होंने 1916 में ये बुक लिखी है। लिखी किसने? आनंद कुमार जी स्वामी साहब ने। और जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन बी बताया, आनंद कुमार जी स्वामी बताया, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राज्य का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी या उत्तर पश्चिमी? तो हमें पता है जो हमारा राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। ये अपना राजस्थान, और जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित क्षेत्र है। तो ये पार्ट कौन सा हो गया? तो ये उत्तरी पश्चिमी हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाकी देखो इसका स्रोत कहाँ से? तो हरिके बैराज पंजाब से निकलती है। टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है। और जो जल विसर्जन वो 18,500 घनफीट प्रति सेकंड पानी आता है। इसका लोकार्पण हुआ था 31 मार्च 1958 को। इसका उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत साहब ने किया था। इसके दो भाग है, जिसमें एक तो हो गया मस्जिदा वाली हेड जिसे राजस्थान फीडर कहते हैं, और दूसरा मुख्य नहर। तो जो इसका राजस्थान फीडर है ना, इसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। और दूसरा है जिसकी लंबाई जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? तो 649 किलोमीटर हो जाता है। और अगर बात करें राजस्थान फीडर की भी तो 169 किलोमीटर तो पंजाब हरियाणा में, और 35 किलोमीटर वो राजस्थान के अंदर इस नहर की लंबाई है। तो इस प्रकार ये डेटा आपको वैसे भी विदित है, मैंने फटाफट आपको रिवीजन करवा दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौतिक विभाजन 7 भागों में अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में कौन से वर्ष में किया था? यानी ये तो कह सकते हैं कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान का विभाजन 7 भागों में किया। पहली बात, किस किताब में किया? तो किताब का नाम राजस्थान भूगोल, उसमें किया। अब पूछ रहा है कि ये कौन से साल में किया? 1960 में, 68 में, 78 में या 88 में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1968 में ही वीसी मिश्रा साहब ने एक किताब लिखी। किताब था राजस्थान का भूगोल, और उसमें राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। और कितने भाग बनाए राजस्थान के? तो 7 भाग बनाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? हम कौन से कार्यक्रम की बात कर रहे हैं? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986-87, 92-93, 95-96 या 2005-06? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1986-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम को चलाया गया राजस्थान में। इसके अलावा अगर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, किसकी? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, तो ये 2005-06 में चलाया गया था। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 में, यानी मेवात 1986-87, मगरा 2005-06। और जैसे भी आप वीडियो देखें उस समय एक छोटा सा पेपर ले लें और उसमें 1 से 80 तक मार्किंग कर ले, और बाद में जो भी प्रश्न आता है उसका अपने हिसाब से मन में सोचे कि इसका आंसर ये होगा। और जब मैं आपको बताऊं तो आप देखें, फिर आपके अगर मैंने बताया जो आपने मन में सोचा वो दोनों सेम है तब तो ठीक है, उसको राइट मार्क कर लो, या कुछ भी मार्क मत करो। और अगर आपने अलग सोचा जो उत्तर दूसरा निकलता है तो आप उसको गलत मार्क कर लो। बाद में लास्ट में काउंट कर लो कि कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, धीरे 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 हम अपनी गलतियों को कम करते जाएंगे और हमारा स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। और एक दिन आएगा जब आप रीट एग्जाम में ऑल राजस्थान में टॉप कर लोगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? फड़ौदी, सांबर, पचवदरा या डीडवाना? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो अपने डीडवाना में, डीडवाना नागौर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम की जो कंपनी है, ये डीडवाना झील है ना वहां पे बना हुआ है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर पशुधन का योगदान कितना है? तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी में जो 2021-22 का साल आया ना, ये काफी महत्वपूर्ण साल है पशुधन के लिहाज से, क्योंकि इस बार ना जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो फसल वाला उत्पादन है, वो पशुधन के मुकाबले कम है, और पशुधन का योगदान जीडीपी में ज्यादा है। तो कितना है पशुधन का योगदान? तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 13.98% है वो पशुधन का योगदान है राजस्थान की जीडीपी में
21-22 में प्रचलित कीमतों पे, यानी पूरी जीडीपी में 13.98% किसका योगदान है, ये है अपने पशुधन का योगदान है। और बाद में कृषि का योगदान देखो, ओवरऑल कृषि का योगदान कितना है, तो ओवरऑल कृषि का योगदान देखते हैं तो 30.23% तो है कृषि का योगदान स्थिर कीमतों पे, नहीं प्रचलित कीमतों पे सॉरी, और स्थिर कीमतों पे 28.85%। ठीक है ना, स्थिर कीमतों पे कृषि का योगदान, जीडीपी में कृषि का योगदान देखें तो 28.85, लेकिन जीडीपी में कृषि का भी सब डिवीजन किया गया है ना, उसमें फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्यन है, उसमें जो पशुधन है उसका योगदान है 13.98%। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हैं। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन बी लगाया था उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारत में राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे। देखो पहले नंबर पे बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई समुद्र से तेल निकाला जा रहा है, तो वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अपना प्यारा राजस्थान है। देखो पूरे इंडिया में 30 MMTPA तेल का उत्पादन होता है, मतलब मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर, यानी हर साल इतने मिलियन मैट्रिक टन का तेल का उत्पादन होता है। उसमें से 6 MMTPA अपन करते हैं, कितना करते हैं, 6 MMTPA राजस्थान में किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में जितना तेल उत्पादित होता है उसका 20% तेल है ना, वो हम अपने राजस्थान में उत्पादित करके दे देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राज्य में पहला सहकारी समिति की स्थापना, ना पहली सहकारी समिति होगा, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, लेकिन की कहाँ गई थी, अजमेर के बिनाय में, जालोर में, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में या जयपुर के बस्सी में। तो पहली सहकारी समिति की स्थापना 1905 में की गई और ये की गई बिनाय में, और बिनाय कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। तो इसका आंसर जिसने भी ए लगाया है उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैसा अधिनियम को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया, 1999, 1998, 1997 या 1995। तो जो पैसा अधिनियम है वो राजस्थान में 1999 में लगाया गया, 1999 में लगाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो पैसा अधिनियम जो लगाया गया था वो भूरिया समिति की सिफारिश पे लाया गया था। किस समिति की सिफारिश पे पैसा अधिनियम लाया गया था, तो जो भूरिया अधिनियम है, भूरिया समिति है सॉरी, भूरिया समिति की सिफारिश पे लाया गया था, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाकी अगर डेटा थोड़ा बहुत कहीं आपको लगता है कि प्रकाश में आता है, आपके कुछ गलती हो गई है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि हम उसका सुधार अपने टेलीग्राम चैनल में बता सकें, उस कमेंट को पिन कर सकें ताकि विद्यार्थी किसी प्रकार की गलती में ना रहे। ठीक है, हम वैसे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हम भगवान नहीं हैं इसलिए गलतियां तो हो सकती है, स्वाभाविक भी है और होनी भी चाहिए। इंसान होगा तो गलतियां तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हाँ, बार बार गलती करना गलत है, वो तो महापाप है। एक ही गलती बार बार करना बहुत बड़ी गलती है, तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती होती है तो उसको सुधारना भी आवश्यक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है, चौहान, गुहिल, भाटी या राठौड़। तो हम बात कर रहे हैं बिजोलिया शिलालेख की, तो वो चौहानों से संबंधित हो, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी चौहान बताया है उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, स्वीडन देश के पुरातत्वविद डॉक्टर हनरीड साहब थे, वो राजस्थान में आए और उन्होंने उत्खनन किया। तो कहाँ पे उत्खनन किया, तो उन्होंने रेड में, रंगमहल में, कालीबंगा में या नोह में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो रंगमहल सभ्यता है ना उसका उत्खनन डॉक्टर हनरीड के देखरेख में हुआ। और वो किस देश से संबंधित पुरातत्वविद थे, तो वो स्वीडन देश से संबंधित पुरातत्वविद थे। ठीक है ना, तो हनरीड साहब का संबंध कौन सी सभ्यता से है, तो रंगमहल जो सभ्यता है अपनी, उससे हनरीड साहब का संबंध, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे, परमार, प्रतिहार, चौहान या गुहिल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नागभट्ट प्रथम थे वो प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। किस राजवंश से, प्रतिहार से। जयपुर या जोधपुर या मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ईडन, बर्टन, मैकमोसन या सावर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, जो मारवाड़ या जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैकमोसन था। कौन था, मैकमोसन है, वो जोधपुर का या मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था। सावर्स कहाँ तक का था, तो सावर्स उदयपुर का, कहाँ का, जो उदयपुर रियासत थी वहां का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन
ईडन था जयपुर का, और बैटन कहाँ तक का था, तो बैटन था कोटा का, ठीक है ना। तो बैटन कोटा का, तो जैसे कोट में बटन होते हैं ना, उस प्रकार रिलेट कर लो। सावर्स उदयपुर का, और मेघ मौसम आपको पता ही है जोधपुर का था, और ईडन अपने कैपिटल यानी जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जब क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संप सभा की स्थापना 1883 में हुई, भगत आंदोलन 1911 में शुरू किया गया, संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में हुआ। ये सारे ही कथन सत्य है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही कथन सत्य है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। तो पहली बात देखो, संप सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में भगत आंदोलन, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में संप सभा का जो पहला अधिवेशन था वो 1903 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेगू, शेखावाटी, बिजोलिया या मारवाड़? तो जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल साहब है, इनका संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और देखो हुआ क्या था, 1897 के अंदर ठाकुर कृष्ण सिंह की मांगों मतलब विरुद्ध है ना, कुछ मांग लेके ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है ना, ये फतेह सिंह जो वहाँ मेवाड़ के महाराणा है उनसे मिलने के लिए चले गए थे। वो फतेह सिंह थे उस समय। बाद में मतलब वहाँ का जो ठाकुर था वो मतलब इनसे नाराज हो गया, नानजी पटेल से, ठाकरी पटेल से, और उस ठाकुर ने क्या किया, इनको बिजोले से निष्कासित कर दिया, यानी अपने घर से निष्कासित कर रहा। देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया? हम बात कर रहे हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, और उसके विरोध में बाद में आजाद मोर्चा का गठन किया गया किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पत्तिक, हरिबाबू उपाध्याय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो बाबा हरिश्चंद्र है इन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया था किसके विरुद्ध? जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है उसके विरुद्ध किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबा हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान से मिलना चाहती थी? धौलपुर, करौली, जयपुर या जैसलमेर? धौलपुर, करौली, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर या धौलपुर, जैसलमेर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो धौलपुर और जैसलमेर है वो राजस्थान की पहली रियासत थी, जो रियासतें थी जब राजस्थान एकीकरण के समय वो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी। भाई जैसलमेर तो फिर भी चलो पाकिस्तान से सीमा लगती थी, धौलपुर किस हिसाब से मिल रहा था ये नहीं पता चला। चलो फिर भी ये कह रहा है कि धौलपुर और जैसलमेर है ये पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, ऐसी रियासतें थी। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। काला और बाला के देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तेजाजी महाराज को, गोकाजी महाराज को, रामदेव जी को या भूमिया जी को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो तेजाजी महाराज है अपने, उनको काला और बाला के देवता के नाम से जाना जाता है। और तेजाजी महाराज ने जो लाचा गुजरी है उनकी गायों को छुड़ाने के लिए जो मेर मेणाओं ने कब्जा कर ली थी, अपने प्राणों को त्याग दिया था। मतलब कितने आने वाले 1000, 2000, 5000 सालों तक की भी ये बातें है ना अमर हो गई, क्योंकि गायों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना सोचने वाली बात है। घोड़ी का नाम क्या था तेजाजी महाराज की? तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? माधो सिंह जी प्रथम, राम सिंह जी प्रथम, उम्मेद सिंह या जय सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी माधो सिंह प्रथम के काल में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। कब? माधो सिंह प्रथम के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बछबारस का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, श्रावण कृष्ण द्वादशी, वैशाख कृष्ण द्वादशी या फाल्गुन कृष्ण द्वादशी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी है ना, तब बछबारस का त्योहार मनाया जाता है, यानी भादवे के महीने की लागते भादवे के महीने की जो बारस आती है तब बछबारस का त्योहार मनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाता है ऐसा आभूषण कौन सा है? गोफन है, बोगड़ी है, मुंडी है या फिर नौगरी है? तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए यानी जो गोफन है वो स्त्रियों के बालों के अंदर वेणी के अंदर गूंथा जाने वाला आभूषण है, तो आंसर ए यानी गोफन हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? गोफन उसका नाम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख, 8.75 लाख, 9.75 लाख या 10.75 लाख? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 7.75 लाख राजस्थान में महिला प्रचलित जोतों की संख्या है। कितनी है? 7.75 लाख, या दूसरे शब्दों में कहे तो इसे क्या कह सकते हैं? 7.25 लाख भी कह सकते हैं ना अपनी भाषा में, लेकिन आप 7.75 लाख याद रखो। राजस्थान में महिला प्रचलित जोतों की संख्या इतनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहकारी साख समिति का ढांचा किस प्रकार का है? 1 स्तर का, 2 स्तर का, 3 स्तर का या 4 स्तर का? तो जो सहकारी साख समिति है उसका ढांचा भी त्रिस्तरीय, जिस तरह से पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचा है ना, उसी प्रकार से सहकारी साख समिति भी 3 स्तरीय ढांचा ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन कितना होने का अनुमान है? 271 लाख मेट्रिक टन, 265 लाख मेट्रिक टन, 225 लाख मेट्रिक टन या 270 लाख मेट्रिक टन? तो मैंने आपको विभिन्न मंत्रों में भी बताया है, बाकी पिछले प्रश्नों में बताया है कि 225 लाख मेट्रिक टन है ना 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। और ये पिछले साल के 269 लाख मेट्रिक टन था इससे पिछले वाले में, और इस बार 225 लाख मेट्रिक टन ही रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें कमी हुई है। तो बिल्कुल हुई है। और अपना नया जो आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे को, वो कब आएगा? तो जैसे केंद्र सरकार जो इकोनॉमिक सर्वे वो तो कल आ जाएगा 1 फरवरी को। उसके बाद में जो अपना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे वो शायद 23 फरवरी को आएगा, 24 फरवरी को आएगा। लेकिन हमारे रीट एग्जाम में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाला है, ये ही डेटा हमारे काम आएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो राजस्थान की इकोनॉमी की हम अक्सर बात करते ही हैं, तो सबसे ज्यादा योगदान सेवा का, उद्योग का, कृषि या अन्य क्षेत्र का है। तो इसका आंसर आपने लगा ही लिया होगा। तो जो सेवा है उसका योगदान सबसे ज्यादा है। कितना है? तो देखो राजस्थान की जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का योगदान है ना वो है 28.85, और उद्योग का 26.34, और सेवा का कितना है? 44.81। यानी सर्वाधिक तो सेवा का हो गया। सेवा का कितना हो गया? 44.81, उद्योग का 26.34 और कृषि का है 28.85। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, गरासिया या सहरिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी जो भील है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत के उप सरपंच, सरपंच और वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो उपखंड अधिकारी को, खंड विकास अधिकारी को, नायब तहसीलदार को या सीईओ को? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ग्राम पंचायत के चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, अगर उनको त्यागपत्र देना हो ना तो वो खंड विकास अधिकारी को त्यागपत्र देते हैं। किसको देते हैं? खंड विकास अधिकारी को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी बीडीओ को देते हैं, है ना। तो देखो जिस प्रकार से आपको करना क्या है, आपको जैसे मान लीजिए अब आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो 3rd ग्रेड की, है ना, तो आपको क्या करना है? जैसे आप 3rd ग्रेड टीचर बन जाओ ना तो इसके बाद में आपको शांत नहीं बैठना है बिल्कुल भी। 3rd ग्रेड टीचर बन के ज्वाइनिंग ले ली, एक दिन तो आप एंजॉय कर लो, उसके नेक्स्ट डे आपको किसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की। ठीक है ना। चाहे आप बालक हो, चाहे बच्ची हो, चाहे आप बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आरएस की तैयारी करना है। रीट मेंस में रुक नहीं जाना है ना। उसके बाद में आपको जो पोस्ट हासिल करनी है मेहनत करके, वो एसडीएम वाली पोस्ट हासिल करनी है। ठीक है। लगातार बने रहोगे तो यकीन मानो एक दिन एसडीएम भी बना दूंगा मैं आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बूंदी राज्य में प्रचलित सिक्के कटार शाही, चेहरे शाही, राम शाही, ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी जो कटार शाही, चेहरे शाही और राम शाही है ना, ये तीनों ही प्रकार के सिक्के बूंदी राज्य में प्रचलन में थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तखत सिंह, हनुमत सिंह, अभय सिंह या भीम सिंह? तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे वो तखत सिंह थे। कौन थे? तखत सिंह है, वो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी सिंह ने किस वर्ष बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में? तो इसका आंसर क्या होगा? जो पृथ्वी सिंह जी है उन्होंने 1906 में बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1906। तो जिसने भी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाया उसका सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है। तो चौरीकर किसने लगाया था? जो कृष्ण सिंह है उसने चौरीकर लगाया, और बाद में तलवार बंधाई कर है वो पृथ्वी सिंह ने लगाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल का गठन, जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1929, 1930, 1931 या 1932? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। कब किया गया? 1931 में किया गया था। ऑप्शन सी जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल साहब, शोभाराम कुमावत साहब, जयनारायण व्यास साहब या हीरालाल शास्त्री साहब? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो शोभाराम जी कुमावत साहब है। कौन? शोभाराम जी कुमावत साहब, ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया था? तल्लीनाथ जी, कल्ला जी, बाबू जी या मल्लीनाथ जी? तो इसका आंसर क्या होगा? लोक देवता जिन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर दिया था वो थे अपने मल्लीनाथ जी महाराज। कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माकड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सर पर, हाथ पर, कान पर या नाक पर? तो जो माकड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वो नाक में पहना जाता है। नहीं, माकड़ी आभूषण तो कान में पहना जाता है ना। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, न कि डी। माकड़ी आभूषण कान में पहना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? बोल भारमली, आठ देश गुजरी, कोलयमाला या नीरजा? तो ढूंढाड़ी बोली है उसका प्राचीनतम प्रमाण है वो आठ देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें? आठ देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पेचवर्क शेखावटी का, अजरक प्रिंट बाड़मेर का, उस्तकला बाड़मेर की या सियंगनेरी प्रिंट जयपुर का? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जो सी वाला है ना वो सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उस्तकला है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध नहीं है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। देखो, पेचवर्क है वो शेखावटी का पेचवर्क है, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, उस्तकला बीकानेर की है ना कि बाड़मेर की। इसके बाद में सांगानेरी प्रिंट जयपुर का है ही। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं था, तो सी वाला सुमेलित नहीं था, तो ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गणेश चतुर्थी किस माह यानी माह के कौन से शुक्ल में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी ये तो पता है कि चतुर्थी को आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी, लेकिन महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है, श्रावण होता है, ज्येष्ठ होता है या भाद्रपद होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो भाद्रपद महीना है उस महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रानी सती जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? जयपुर में, झुंझुनू में, बीकानेर में, अलवर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो झुंझुनू जिला है वहां पे रानी सती जी का मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सागड़ी प्रथा क्या है? मृत्यु भोज, बंधुआ मजदूरी, पगड़ी बांधना या इनमें से कोई नहीं? तो सागड़ी प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूरी से। बंधुआ मजदूरी का तात्पर्य क्या होता है? काम आपसे सब कुछ ले लेंगे लेकिन आपको सैलरी नहीं देंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी। और राजस्थानी में इसके लिए क्या शब्द है? तो सागड़ी प्रथा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राजा का शासनकाल तमाशा लोक नृत्य का स्वर्ण काल कहलाता है? मान सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या राम सिंह द्वितीय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो प्रताप सिंह है उनका शासनकाल है वो तमाशा लोक नृत्य के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। जो प्रताप सिंह जी है उनके शासनकाल को तमाशा लोक नृत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2017 में ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत हुई थी। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। और अगर डेट पूछे आपसे ज्ञान संकल्प पोर्टल के शुरू होने की तो वो थी 5 अगस्त 2017। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1964 में, 65 में, 68 में या 69 में? तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब की गई? 1964 में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। MLUPY ये स्कीम है, MLUPY स्कीम, इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की जो ऋण राशि है उसके लिए कितने प्रतिशत के ब्याज की सब्सिडी का प्रावधान है? ब्याज की सब्सिडी 25 लाख तक की राशि तक 8%, 6%, 5% या 4%? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 25 लाख तक 8% की ब्याज की सब्सिडी MLUPY स्कीम में दिया जाता है। अगला प्रश्न, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी अनुदान राशि दी जाती है? 1500, 1000, 700 या 300 रुपए?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है 1500 रुपए। यानी जो पालनहार योजना है उसमें 0 से 6 वर्ष के जो बालक है उनको तो 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर 6 से लेकर 18 साल तक के बालक है उनको 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। कितना? 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो पालनहार योजना है अपनी, इसकी शुरुआत हुई थी 2004-05 में। कब हुई? 2004-05 में पालनहार योजना की शुरुआत हुई। इसमें कौन पात्र है? तो जिनके माता की मृत्यु और पिता को आजीवन कारावास हो गया है, और पिता मृत और माता को आजीवन कारावास हो गया है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है माता पिता के बच्चे, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, या विधवा के बच्चे हैं, विशेष योग्यजन के बच्चे हैं, या तलाकशुदा महिला के बच्चे हैं, इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र है। और इसके साथ में जैसे मान लीजिए जिस प्रकार की कैटेगरी रहेगी, 6 साल तक रहेंगे तब तो 1500 रुपये, और 6 से 18 के बीच में रहेंगे तो 2500। इतने रुपए तो हर महीने दिए जाएंगे। साल के 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिससे कि बच्चे कपड़े खरीद सके, जूते खरीद सके और स्वेटर खरीद सके। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिशन शक्ति की कुल कितनी उपयोजनाएं हैं? मिशन शक्ति की कितनी उपयोजनाएं? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं कौन कौन सी? एक तो संबल, एक सामर्थ्य। तो जिसने भी ऑप्शन ए बताया उसका आंसर राइट हो जाएगा। RGHS होता है, उसका नोडल विभाग कौन सा है? वित्त विभाग, राज्य बीमा और प्रनिधि विभाग, जीवन बीमा विभाग या कर्मचारी राज्य बीमा निगम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्य बीमा और प्रनिधि विभाग है वो RGHS का नोडल विभाग होगा। और जैसे आप मतलब सरकारी नौकर बन जाओगे उसके बाद में आपका भी एक RGHS कार्ड बन जाएगा, जिसके बाद में आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार की स्वास्थ्य आवश्यकता होगी ना तो कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी मिलेगी और इलाज भी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू किया गया? इसके लिए जो हाथ से बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेला उठाते हैं ना, उनका नियोजन करना और उनको रोकना, इस प्रकार का अधिनियम कब लागू किया गया? 2012, 2013, 2014 या 2015? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2015 में हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास करने का अधिनियम लागू किया गया था। और कब से? 6 दिसंबर 2013 से इसे लागू किया गया था। कब से? 6 दिसंबर 2013 से। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न में अगर डेट लिखी हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसका, वो साल कौन सा है ना। फिर साल की एक टाइमलाइन सेट करनी है माइंड में कि कितना पुराना है। यानी मैं कहूँ जैसे मान लो 1857, फिर मैं कहूँ 2007, फिर मैं कहूँ 2015, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो सेट हो जाना चाहिए कि 1857 बहुत पुरानी बात है ना। 2007 यानी आपका कोई स्पेसिफिक कोई कार्य हुआ उससे रिलेट करो। और 2013 में मतलब लेट, ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 साल पुराना, 10 साल पहले क्या हुआ था, इस प्रकार वो डेटा का माइंड मैप सेट कर लो टाइम का। उसके बाद में जब साल हो गया और उसका एक आइडिया बन गया कि इस टाइम के आसपास है वो, उसके बाद में डेट पे जाओ। आप पहले डेट पे मत जाओ, पहले साल पे जाओ और साल के बाद में डेट में जाओ। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन सतत विकास गोल के अनुरूप है। जो स्वच्छ भारत मिशन है वो जो SDG गोल होता है वो कौन से नंबर के SDG गोल के अनुसार है? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो 6ठा SDG गोल है वो स्वच्छता से संबंधित है तो स्वच्छ भारत मिशन उससे संबंधित हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 16 जुलाई 2022 को राजस्थान में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। कहां पे? कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो 16 जुलाई 2022 को डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया था और ये जयपुर शहर में किया गया। कहां पे? जयपुर शहर में किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई, कब की गई? किसकी? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसकी स्थापना 2005 में की गई। 7 में, 10 में या 16 में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी जिसने भी 2007 बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। सिरेमिक
इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना 2007 में की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो युद्ध संग्रहालय जिसकी स्थापना 2015 में की गई वो था अपना जैसलमेर का किला। अगले प्रश्न में चलते हैं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, एक किताब है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसके रचयिता ब्रह्मगुप्त जी है। वो कहाँ के निवासी थे? मेणाल के, मालपुरा के, राजौरगढ़ के या भीनमाल के? तो जो ब्रह्मगुप्त जी है वो भीनमाल के निवासी थे। कहाँ के? भीनमाल के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोडावण का अन्य नाम क्या है? यानी जो गोडावण है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? महासारंग, हुकना, गोराड़ या सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो गोडावण है उसको महासारंग के नाम से भी जानते हैं, हुकना के नाम से भी जानते हैं और गोराड़ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपूरी चंदेला जी संबंधित है, यानी जो अपूरी चंदेला जी है वो कौन सा खेल खेलती है? निशानेबाजी, बॉक्सिंग, तैराकी या वॉलीबॉल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अपूरी चंदेला जी है वो निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज है। अगले प्रश्न में चलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान में किस क्लास तक की विद्यालय शिक्षा को शामिल किया जाता है? जब समग्र शिक्षा दी जाती है समग्र शिक्षा अभियान में, उसमें कौन सी क्लास तक की विद्यालय शिक्षा को शामिल किया गया है? दूसरी से 8वीं, पहली से 10वीं, पहले से 12वीं या प्राइमरी शिक्षा से कक्षा 12 तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी समग्र शिक्षा अभियान में प्राइमरी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? तो आरटीआई एक्ट 2009 में 0 से 14 है, 2 से 14 है, 4 से 14 है, 6 से 14 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है आरटीआई एक्ट 2009। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन डी बताया उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मानव विकास होता है, मानव विकास किस प्रकार का होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक मापनीय होता है या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है? तो जो मानव विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो जिसने भी डी बताया उसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोलसनिक ने बालकों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कोलसनिक ने 9 बताई है, 7 बताई है, 8 बताई है, 6 बताई है। तो कोलसनिक साहब ने बालकों के विकास की 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई है? बालकों के विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। तो जिसने भी ऑप्शन सी बताया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो किशोरावस्था है इसे क्या कहा गया है? इसे समस्याओं की अवधि कहा गया है। यानी विभिन्न प्रकार की समस्याएं कब आती है? जब आपकी तरह किशोर होते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं की अवधि इसे कहा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यानी कौन साहब है जिन्होंने ये कहा था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वजनिक गुण है ना वो जन्मजात होते हैं, जन्म से होते हैं? स्किनर साहब ने, बंडूरा ने, नॉम चॉम्स्की ने और टॉलमेन ने? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो चॉम्स्की है उन्होंने कहा है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, करके सीखने का विचार किसका है? स्किनर का, बांडूरा का, जॉन डीवी का, टॉलमेन का? तो करके सीखना जो विचार है वो जॉन डीवी साहब का है। किसका है? जॉन डीवी साहब का है। निरर्थक शब्द को सर्वप्रथम उपयोग में लिया, किस निरर्थक जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने उपयोग में लिया था? स्किनर साहब ने, बंडूरा साहब ने, नाम चॉम्स्की ने या फिर एबिंगहास ने? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जो एबिंगहास है इन्होंने सबसे पहले निरर्थक शब्द का उपयोग किया था। किसने किया था? एबिंगहास साहब ने निरर्थक शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शेल्डन की बात कर रहे हैं, उन्होंने व्यक्तित्व को कौन से आधार पर वर्गीकरण किया है? शारीरिक संरचना, सील गुण, त्वचा और बालों का रंग या सामाजिकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो शेल्डन साहब ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने के लिए जिस चीज को माना है वो माना है शारीरिक संरचना को। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है? तो जो सीएटी है वो व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कितने कोष्ठ है? गिलफोर्ड साहब का जो बुद्धि संबंधी मॉडल है उसके कितने कोष्ठ हैं? 3 है, 60 है, 80 है या 120 है? तो गिलफोर्ड साहब के बुद्धि संबंधी मॉडल के 120 कोष्ठ माने गए। कितने? 120 कोष्ठ माने गए हैं। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, जो अधिगम विकलांग होते हैं ना बच्चे, वो किस प्रकार के होते हैं? आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो इसका आंसर है जो अधिगम विकलांग बच्चे होते हैं ना, वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं। कौन? अधिगम विकलांग बच्चे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ALU इसका पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एसएसकी लॉजिक यूनिट, अलाउड लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक लिस्ट यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? ALU तो हमने पढ़ रखा है, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का पूरा फॉर्म होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है इनमें से? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये सारे ही है जो सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग है, ट्विटर भी है और इंस्टाग्राम भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? यानी आपको विंडो खोल रखा है, अपना पीसी खोल रखा है, ठीक है, आपके पीसी में जो या लैपटॉप में विंडो 10 है अपडेटेड, उसके बाद में आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है। कौन सा सॉफ्टवेयर काम में ले सकते हो? मैथ इनपुट पैनल, विंडो मोबिलिटी सेंटर, स्नीपिंग टूल या कैलकुलेटर। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आपको ये वाला एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, मान लो इतना सा, तो कौन सा सॉफ्टवेयर से लोगे आप? तो आप एक सॉफ्टवेयर होता है इसमें स्नीपिंग टूल, आप जैसे लिखोगे ना स्नीपिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा, उसको खोल लो, फिर वो एक ऐसे प्लस का साइन करेगा, वहाँ पे ले जाके आप सेलेक्ट कर लो उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। बाद में उसको सेव कर दो तो वो फोटो की तरह सेव हो जाएगा, अन्यथा वो कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड पे, कहीं भी आप पेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो ये क्या होता है? ये स्नीपिंग टूल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। निम्न में से कौन वायरलेस संचार का समर्थन करता है? तो ट्विस्टेड पेयर तार, सह-अक्षीय केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या GPRS। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वायरलेस संचार की। तो उसके लिए क्या उपयोगी है? उसके लिए GPRS उपयोगी है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों को विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। मतलब कौन सा है जहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलते हैं गूगल द्वारा विकसित किया गया है जहाँ स्टोर? गूगल ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर। तो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशंस या इंस्टॉल करते हैं? तो हम गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, तो प्ले स्टोर इसका आंसर हो जाएगा। प्ले स्टोर चूंकि गूगल द्वारा बनाया गया है तो एप्पल का तो कोई वैसे भी संबंध नहीं है, तो एप्पल तो वैसे एलिमिनेट हो जाता। और बाद में गूगल ऐप स्टोर है नहीं ऐसा कुछ, गूगल प्ले स्टोर हमने देखा है इस प्रकार का वो बना रहता है ना, ये गूगल प्ले स्टोर है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है उसका राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर